हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई किया था? एयर मास फ्रंट, फ्रंट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया था ना। तो हमारा टॉपिक वही है, वाताग्र। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है वाताग्र जनन, ऑरिजिन, यानी इसको बोलेंगे फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या है? फ्रंट की उत्पत्ति कैसे होती है? कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में हमने डिफरेंस बताया था आपको, और आज उसको समझना है, लेकिन ओरिजिन के साथ साथ। और अगर प्रश्न आता है टाइप्स ऑफ फ्रंट, फ्रंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रंट यानी फ्रंट के प्रकार, अगर ये आपको प्रश्न आ जाए आपके लिए, तब आपको क्या करना है? लिखो, टाइप्स ऑफ फ्रंट में एक थ्योरी ही पढ़ा देते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी बाय वी विल्हेम बर्कनीज एंड जैकॉब बर्कनीज, फादर एंड सन कॉम्बिनेशन। ये हमारा पोलर फ्रंट थ्योरी। ये क्वेश्चन जीएस में भी आया हुआ है, मैंने जीएस पेपर में देखा था, पोलर फ्रंट थ्योरी एज ए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आईएएस मेंस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी में आप लिखो बेसिक प्रोपोजिशंस, मूलभूत संकल्पनाएं। मूलभूत संकल्पनाएं क्या है? लिखो, फ्रंट की उत्पत्ति वायु राशियों के, वाताग्र की उत्पत्ति वायु राशियों के या वायु संहतियों के अभिसरण से होती है। वही बात, अभिसरण से होती है, जहां ताप एवं दाब में आकस्मिक परिवर्तन पाए जाते हैं। दूसरा लिखो, वाताग्र तापांतर से ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अनुक्रमित विकास क्रम या अनुक्रमित विकास
को प्राप्त करता है। जिन्हें वाताग्र जनन की अवस्थाएं, जिनको वाताग्र जनन की अवस्था वाताग्र जनन की अवस्था कहते हैं। तीसरा, वाताग्र एक ठंडी और गर्म वायु का मिश्रण क्षेत्र है। मिश्रण क्षेत्र है जहां समदाब रेखाएं किंक अथवा मोड़ का निर्माण करती हैं। अब लिखो स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है? लिखो स्टेज 1 है स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक स्थैतिक वाताग्र। स्थैतिक वाताग्र लिखो जब ठंडी एवं गर्म वायु राशि जब ठंडी एवं गर्म वायु राशि जब ठंडी एवं गर्म वायु राशि जिसे क्रमशः ध्रुवीय पूर्वा एवं पछुआ पवने परिवहित करती हैं दिए गए अक्षांश पर या किसी नियत अक्षांश पर अभिसरित होती हैं तब
तब भौतिक गुणों के अंतर के कारण, भौतिक गुणों के अंतर के कारण इनका सामान्य मिश्रण नहीं हो पाता, इनका सामान्य मिश्रण नहीं हो पाता, तथा वायु कुचालक होने के कारण तापमान एवं ऊष्मा का विनिमय, तापमान एवं ऊष्मा का विनिमय स्थापित नहीं कर पाता। विनिमय स्थापित नहीं कर पाता। अतः अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं, जिससे इनके मध्य एक्सिस ऑफ डायलेशन इनके मध्य एक्सिस ऑफ डायलेशन के सहारे वायु का बाह्य प्रवाह कायम हो जाता है। वायु का बाह्य प्रवाह कायम हो जाता है। एक्सिस ऑफ डायलेशन को एक्सिस ऑफ आउटफ्लो भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ आउटफ्लो भी कहते हैं। स्थैतिक वाताग्र में, स्थैतिक वाताग्र में, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, स्थैतिक वाताग्र में दशाएं स्थिर होती हैं, बादलों का अभाव, वर्षाहीनता से युक्त, वर्षाहीनता से युक्त यह एक शांत चित्र होता है। अब लिखो, ये स्थैतिक वाताग्र का डायग्राम बना देना है। इधर लिख देना है कोल्ड एयर मास, पोलर ईस्टर्लीज है, इधर है वेस्टर्लीज पछुआ, ध्रुवीय पूर्वा, और ये तुम्हारा वार्म एयर मास, एक्सिस ऑफ इनफ्लो है ये, और एक्सिस ऑफ डायलेशन है ये। तो
एक्सिस ऑफ डायलेशन के सहारे मैंने फ्रंट बनाया है, यानी यहाँ पर एम एन क्या है, एम एन है स्टेशनरी फ्रंट, यही है स्टेशनरी फ्रंट। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए, स्थैतिक वाताग्र के बाद स्टेज 2 में क्या होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टेज 2 है आपका वाताग्र जनन का स्टेज। वाताग्र जनन यहीं पे होगा। इसमें दो दशाएं हैं, दो तरह के फ्रंट बन सकते हैं, दो दशाएं होती हैं। यदि शीत वायु सक्रिय हो और बी यदि गर्म वायु सक्रिय हो। शीत वायु सक्रिय होगा तो बनेगा कोल्ड फ्रंट, गर्म वायु बनेगा वार्म फ्रंट। सिंपल सा है, जो वायु सक्रिय है वही फ्रंट का नाम होगा। अब हम लोगों को देखना है, समझना है कि कोल्ड फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट के प्रकार क्या हैं, कोल्ड फ्रंट से किस प्रकार का मौसमी परिवर्तन होता है, और कोल्ड फ्रंट की विशेषताएं क्या है। इसको देखने के लिए एक डिस्कशन पहले करते हैं। जैसे देखो, दो डायग्राम का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। ये मान लेते हैं ना नॉर्थ अमेरिका है। अब एक वायु राशि यहाँ पर है और दूसरी प्रेरी वाली हमारी वायु राशि। ये जो वायु राशि ये है CP कॉन्टिनेंटल पोलर, ये क्या है CT, ये है CT। तो इन दोनों, इस वायु राशि को पछुआ ड्रैग कर रही है, इस वायु राशि को ध्रुवीय पूर्वा धक्का दे रही है। अब ये दोनों वायु राशियां इस तरह से यहां पर मिल रही हैं, इस तरह से यहां पे मिल रही हैं एक दूसरे से। अब दोनों जब मिलने लगेंगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो बीच में जो हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो बीच में पहले तो स्थैतिक वाताग्र बनेगा, स्थैतिक दशा है, दोनों क्यूब आकर के ऐसे जुड़ गया। तो बीच में स्थैतिक वाताग्र बनेगा। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या होता है। उसी स्टेज में हम लोग हैं कि अब क्या होगा। तो सेकेंड स्टेज में जब वाताग्र जनन शुरू होगा तो कोल्ड एयर को एक्टिव मानते हैं। कोल्ड एयर को एक्टिव तभी मानेंगे जब पछुआ ने इसको धक्का दे करके इस CT को पहुंचा दिया हो, यहाँ अंदर पहुंचा दिया कनाडा के अंदर में। तो कनाडा के अंदर में पहुंच गया, अगर 60 डिग्री से ऊपर गर्म वायु राशि पहुंच गई तो वहाँ पर पछुआ तो सक्रिय है नहीं, वहाँ तो ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय है। तो जब ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय होगी तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर यानी ठंडी वायु ही ज़्यादा सक्रिय होगी। फिर से सुनो, अगर गर्म वायु राशि पछुआ के क्षेत्र से निकल के पहुँच जाए ऊपर, या ठंडी वायु राशि ऊपर से पहुँच जाए नीचे, तो दोनों दशा में सक्रिय कौन होगा। अगर गर्म वायु ऊपर चली गई है तो यहाँ तो फिर सक्रियता होगी ठंडी वायु की, और अगर ऊपर से ठंडी वायु नीचे आ गई है तो यहाँ सक्रियता होगी पछुआ की, यानी गर्म वायु सक्रिय होगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि 60 डिग्री से ऊपर बनते हैं शीत वाताग्र। 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, इस पर ज़्यादातर शीत वाताग्र बनेंगे, और शीतकाल में शीत वाताग्र ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ठंडी वायु एक्टिव हो जाती है। और ग्रीष्म काल में जब पछुआ स्ट्रांग है, जब सूर्य ध्रुवों की तरफ शिफ्ट करता हुआ है, उत्तरायण हो रहा है, दाब पेटियाँ उत्तरायण सब हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि पछुआ का प्रभाव 65 डिग्री तक बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वाताग्र बनेगा उसमें गर्म वाताग्र बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी वायु सक्रिय है। अगर शीत वायु सक्रिय है तो कोल्ड फ्रंट, गर्म वायु सक्रिय है तो वार्म फ्रंट। फ्रंटोजेनेसिस का ये मूल है। अब ठंडी वायु सक्रिय होगी तो उससे क्या प्रभाव होगा, और गर्म वायु राशि
गर्म फ्रंट से कैसे ये अलग हो जाता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और समझने का विषय भी यही है। पूरा पानी गिरा दिया मैंने। तो अब आपको डायग्राम से प्रॉपर दिखाते हैं कि कोल्ड फ्रंट क्या होता है और कैसे बनता है। तो इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा नॉर्थ पोल, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है 40 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो पार्ट होगा ये लगभग इसको मान लेते हैं 60 डिग्री के आसपास का एरिया है। तो जो ट्रोपोपॉज होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे ट्रोपोपॉज की दशा होगी। तो ये है हमारा ट्रोपोपॉज। और जो फ्रंट होगा वो फ्रंट इस आकृति का होगा। क्यों इस आकृति का होता है? क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, कोल्ड एयर नीचे की ओर दबने लगती है, यहाँ पे कोल्ड एयर नीचे की ओर दबती है और इधर वार्म एयर ऊपर की ओर उठता है। इधर है वार्म एयर मास विच इज बीइंग ड्रिवन बाय पछुआ और इधर से ध्रुवीय पूर्वा। इसमें सक्रिय हमने किसको माना? ध्रुवीय पूर्वा को माना है। पोलर स्टर्लीज को हमने सक्रिय माना है और वेस्टर्लीज को हमने माना है कि ये इतनी सक्रिय नहीं। और गर्म वायु और ठंडी वायु टकराने के बाद इस तरह का वाताग्र बनेगा जो उत्तल होगा। प्रश्न है उत्तल वाताग्र क्यों है? ये उत्तल क्यों है? उत्तल इसलिए है क्योंकि ठंडी वायु कभी भी ग्राउंड से ऊपर नहीं उठ सकती है और ग्राउंड पे क्रीप कर रही है। लेकिन क्या होगा कि ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण, ध्यान से सुनना है, ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण गति कम हो जाती है। जबकि मिडिल लेयर्स, ये सब देखो मिडिल लेयर्स है, किसी भी वातागर का ये मिडिल लेयर्स है, मिडिल लेयर पे सबसे कम फ्रिक्शन है। तो ये जो है ना मिडिल लेयर, ये आगे की तरफ ज़्यादा ये चला जाता है और नीचे ग्राउंड पे कम मूवमेंट होता है। इसलिए उत्तल प्रकार का एवं लगभग लंबवत लंबवत ढाल का या फिर स्टीप स्लोप का, तीव्र ढाल का ये वातागर बनेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? उत्तल क्यों है, तीव्र ढाल क्यों है? अब देखो, अगर तीव्र ढाल है तो ये जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगी है, ये गर्म वायु उठने के क्रम में लगातार ऐसे इसके ऊपर फैलती चली जाएगी वातागर के। तो जो नीचे से लंबवत उठ रही है तो सबसे पहले ये तो कौन सा बनेगा? लंबवत बादल कौन से हैं तुम बताओ सोच करके, अच्छा लगेगा मुझे। लंबवत बादल कौन से हैं? क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षक मेघ, जैसे विश्वतीय वन में बना था, तो ये कपासी वर्षक मेघ यहाँ बनेगा। इसके बाद फिर देखोगे तो वही एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रैटस, इस तरह से बादलों का अनुक्रम आता है। और ये रहा वर्षा, ये रही वर्षा इस चित्र में। अब बादलों का अनुक्रम क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि बादलों का अनुक्रम क्या है। देख लो तुम, बादलों के अनुक्रम में लंबवत बादल बनेंगे क्योंकि ढाल तीव्र है,
और ढाल तीव्र होने के कारण संवहन जैसी क्रिया हो रही है, तो लंबवत बादल बने। अब लंबवत बादल हैं तो कैसी वर्षा होगी? गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा होगी। और फिर ऊपर में और कौन कौन से बादलों का अनुक्रम बनेगा? ऊपर में बादलों का अनुक्रम बनता है मध्य बादल का 2, फिर उच्च बादल का 3। जैसे आपने बादल में पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ बादलों का अनुक्रम भी बना देना है। तब आप ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बादलों का अनुक्रम याद रखना है। अब आपको देखना है कि ये जो वाताग्र है ये किस दिशा में जा रही है। ये इस दिशा में जा रही है। ये इसका डायरेक्शन होगा मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय है, तो ये जब इसका मूवमेंट होता है तो ये पूरा वायु राशि, ये जो वायु राशि है गर्म, और ये जो ठंडी वायु राशि है वो, और बीच का वातावरीय दशा, ये पूरा सिस्टम मूव करता है। मान लो हम यहाँ खड़े हैं और ये मान लेते हैं ठंडी वायु राशि आ रही है, तो ये न्यूयॉर्क है, इसको मान लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी है। तो न्यूयॉर्क सिटी पे सबसे पहले क्या आएगा? कौन सा वेदर कंडीशन आएगा? सबसे पहले तो ए जैसा कंडीशन आएगा, आएगा ना। उसके बाद फिर आएगा ये पहला वेदर कंडीशन ए जैसा आएगा, दूसरा वेदर कंडीशन बी जैसा आएगा, तीसरा वेदर कंडीशन सी जैसा आएगा। यानी किसी भी प्लेस पर, मान लो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क के ऊपर से अगर शीत वाताग्र निकल रही है तो तीन अलग अलग प्रकार की मौसमी दशाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले कौन निकलेगा? वार्म एयर मास। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, मान लो कि ये हमारा ठंडा वाला है, ब्लू कलर में देखना है, ये हमारा गर्म वाला है। अब इधर से ध्रुवीय पूर्वा धक्का दे रही है, तो यहाँ पे सिएटल के ऊपर में आ गया ये पूरा सिस्टम ही। दोनों वायु राशि और बीच में वाताग्र, ये सब एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं देखना अब आपको। तो ये तीनों सिस्टम सिएटल के ऊपर में आएगा, है ना। यहाँ बना हुआ है मान लो कोल्ड पोलर और वार्म वाला यहाँ बना हुआ है, तो अब ये बीच में बन गया हमारा वाताग्र। ये जो है उत्तर ढाल वाला वाताग्र मान लो बीच में बन गया, तो अब ये पूरा सिस्टम ही न्यूयॉर्क के ऊपर में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाताग्र आता है, वाताग्र के पहले गर्म वायु राशि आएगी, फिर वाताग्र उसके बीच में है, फिर ठंडी वायु राशि है। तो अगर ये आप समझना शुरू कर दोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे क्लाइमेटोलॉजी में, और क्लाइमेटोलॉजी को लिखने में भी, है ना। फिर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देखोगे, समझते रहना है। अभी डायग्राम भी बना लो, डायग्राम बनाओ और समझना भी है। बन गया? ओके। अब देखो कि कैसे मौसमी दशाएं बदलेंगी। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी पे वार्म एयर मास आएगा, तो आप इसको समझना है, याद करना है कि वार्म एयर मास आएगा तो तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि हो गया, दाब में कमी, ताप और दाब तो लिखो ही। पवन की दिशा पछुआ, क्योंकि वार्म एयर मास में पछुआ पवन ही होगी, पछुआ पवन के क्षेत्र में वो उत्पन्न हुई है तो पछुआ पवन उसमें होगी। फिर वार्म एयर मास है तो उसमें कुछ न कुछ मॉइस्चर तो होगा ही, तो वार्म एयर मास में ये संभावित रहता है कि उसमें क्यूमुलस बादल हो, CU क्यूमुलस बादल हो, और क्यूमुलस बादल कुछ बूंदाबांदी करता है, तो इसमें होगा क्यूमुलस बादल। अगर मान लो कि वार्म एयर मास समुद्र तल पे बना हुआ है, तब तो पक्का ही क्यूमुलस बादल होगा, कपासी मेघ निश्चित रूप से होंगे। और गर्म वायु राशि है ना, तो गर्म वायु में संवहन जैसा कुछ न कुछ हो ही जाता है, उसके कारण वो उसमें क्यूमुलस बन ही जाएगा।
और वैसे भी देखो कि अगर शीत वायु राशि एक्टिव है, ठीक से समझना, शीत वायु राशि एक्टिव है और शीत वायु ने इधर से पुश किया है और ये शीत वाताग्र अगर इधर आ रहा है तो न्यूयॉर्क तो इसकी तुलना में गर्म होगा ना, इन वाताग्र की तुलना में, वार्म एयर की तुलना में गर्म ही होगा। तो ये गर्म वायु राशि जब अपने से भी गर्म सतह के ऊपर में आएगी तो इसमें नीचे से हीटिंग फ्रॉम बिलो और संवहन तो होने ही लगेगा, तो क्यूमुलस बादल तो बन ही जाएगा। तो क्यूमुलस बादल बनने की संभावना रहती है वार्म एयर मास में और उससे कुछ वर्षा भी प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही सेकंड क्या है, सेकंड कौन आएगा, सेकंड आएगा कोल्ड फ्रंट। आपका कोल्ड फ्रंट सेकंड में आ जाएगा। जब ये सेकंड में आएगा तो वर्षा बहुत भीषण होने लगेगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से वर्षा होने लगेगी और और वाताग्र में लो प्रेशर रहेगा, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, तापमान की विलोमता की दशा रहेगी, बादलों का अनुक्रम दिखने लगता है। जैसे ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आगे जाएगा वैसे ही फिर एल्टो क्लाउड दिखेगा। जैसे जैसे आगे आगे फ्रंट खिसक रहा है ना तो एल्टो दिखेगा, फिर सीरस दिखेगा। और सीरस का मतलब ही होता है कि कोल्ड एयर मास का प्रवेश हो चुका है। कोल्ड एयर मास का प्रवेश हो गया तो तापमान न्यूयॉर्क पे क्या होगा, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, पवन की दिशा पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा के क्षेत्र में बनी हुई है और ये शुष्क होगा, स्वच्छ आसमान होगा, हाई क्लाउड्स दिखेंगे। इस तरह का जो मौसमी दशा होता है ना वो प्रकट होने लगता है। तो आप अगर यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के स्टूडेंट होते तो आने वाले 5 क्लास में आप बहुत इंजॉय करते और बहुत कुछ समझ पाते। लेकिन अभी भी आप समझने की कोशिश करो और समझ सकते हो कि वायु राशियों के अभिसरण से उनके मध्य वाताग्र बन जाता है और वाताग्र चूंकि गर्म एवं ठंडी वायु राशि के मिश्रण का क्षेत्र है अतः वहां बादलों का एक अनुक्रम होगा। और वाताग्रीय मौसम को जब भी पढ़ा जाएगा तो सिर्फ वाताग्र के अंदर मौसम परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वाताग्र के दोनों तरफ जो वायु राशियां हैं ए बी सी, तीनों के मौसमी दशाओं, तीनों के कारण जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये है हमारा कोल्ड एयर मास। अब इस पे आप लिखिए, इस पे आपको थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से। तो आप लिखिए कि लिखो, यदि ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय है तथा
गर्म वायु राशि को गर्म वायु राशि को पुश करती है, मतलब ढकियाती है। क्या लिखोगे? गर्म वायु राशि को पीछे धकेलती है, गर्म वायु राशि को पीछे धकेलती है। तब ठंडी वायु के सक्रिय होने के कारण उत्तल ढाल अथवा तीव्र ढाल वाले वाताग्र बनते हैं। तीव्र ढाल वाले वाताग्र बनते हैं क्योंकि धरातलीय घर्षण अधिक होता है। तथा मध्य क्षोभमंडलीय संस्तर में घर्षण न्यूनतम होते हैं। अतः मध्यवर्ती संस्तर अधिक तेजी से, अधिक तीव्रता से गति करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। शीत वातागर का लक्षण तो लिखवा ही दिया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। शीत वातागर दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी दो प्रकार होगा। कोल्ड फ्रंट दो प्रकार का होगा। पहला लिख लो एना टाइप और कैटा टाइप। एना टाइप और कैटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। एना टाइप और कैटा टाइप दो प्रकार का है। अब लिखो एना टाइप क्या है। लिखो यदि वायुराशियों के मध्य
यदि वायु राशियों के मध्य तापीय विरोधाभास उच्च हो तथा ठंडी वायु की काइनेटिक एनर्जी भी उच्च हो, गतिकीय ऊर्जा भी उच्च हो, तब फ्रंट के दोनों तरफ गर्म एवं ठंडी वायु दोनों का उत्थान होने लगता है। उसे एनाटाइप फ्रंट कहते हैं। एनाटाइप फ्रंट कहते हैं, जिसमें संवहनीय बादल जैसे संवहनीय बादल क्यूलोनिम्बस बोलते हैं तथा बादलों का एक विशेष अनुक्रम विकसित होता है। यहाँ देख लो डायग्राम में, कोल्ड एयर सिंक कर रहा है ना, तो ये नीचे न जाकर के ये भी ऊपर उठने लगता है, ये भी नीचे न जाकर ऊपर उठ रहा है, ये हो जाएगा एनाटाइप। ये एनाटाइप फ्रंट है। एनाटाइप में क्या हो रहा है कि चूंकि ठंडी और गर्म वायु राशियों का तापीय विरोधाभास बहुत अधिक है, ठंडी वायु इतनी सक्रिय है, इतनी एक्टिव है कि ग्राउंड पे हिट कर रही है बहुत तेजी से, और गर्म वायु तो ऊपर जा ही रही है, लेकिन
जो ठंडी वायु है वो नीचे अंदर प्रवेश करके, चूंकि एंट्री इधर हो नहीं रहा है फ्रंट के, तो ये भी टकरा करके ऊपर की ओर मुड़ रही है। इस तरह का जो फ्रंट होगा ना, इसमें वायु बहुत तेजी से ऊपर उठने लगती है, उसमें बादलों का एक विशेष अनुक्रम विकसित होता है, जो अनुक्रम आपको मैंने लिखवाया हुआ है। अभी आप लिख लो, बादलों का एक विशेष अनुक्रम विकसित होता है जिसमें क्यूमुलोनिम्बस बादल, कपासी वर्षक मेघ और उसके साथ ही मध्य बादल एवं उच्च पक्षाभ मेघ दृश्य होते हैं, वातावरण के अंदर में दृश्य होते हैं। ये एना टाइप। दूसरा होता है कैटा टाइप। दूसरा होगा कैटा टाइप। एना टाइप था ना, एक था कैटा टाइप। तो कैटा टाइप क्या है ये आप देखो, देखो यह एक वीक फ्रंट होता है। यह एक वीक फ्रंट होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एवं तापीय विरोधाभास कम होते हैं। कम होते हैं जिससे गर्म वायु उत्थान के पश्चात गर्म वायु उत्थान के पश्चात पुनः अवतलित होने लगती है। देखो, इससे एससी बादल का निर्माण होता है जो कुछ बूंदाबांदी उत्पन्न करते हैं। एससी बादल का निर्माण होता है जो कुछ बूंदाबांदी उत्पन्न करते हैं। तो ये है कैटा टाइप, एना टाइप, कैटा टाइप। डायग्राम्स बनाओ। जब भी हम पॉज ले लें तो समझो डायग्राम बनाते रहना है।
ओके, डन। अब लिखो कोल्ड फ्रंट से संबंधित मौसमी दशाएं। कोल्ड फ्रंट से संबंधित मौसमी दशाएं, वही ए बी सी लिखना है आपको। ए, गर्म वायु राशि एवं संबंधित मौसमी दशाएं, या गर्म वायु राशि से संबंधित। गर्म वायु राशि से संबंधित। ओके, फिर लिखो ए में लिखो गर्म वायु राशि के प्रवेश से, गर्म वायु राशि के प्रवेश से तापमान में वृद्धि, दाब में कमी, वायु दिशा पछुआ, वायु दिशा पछुआ, वायु दिशा पछुआ। फिर लिखो क्यूमुलस बादल के द्वारा, यदि गर्म वायु राशि समुद्री है, मैरीटाइम है, समुद्री है, तब क्यूमुलस बादल के द्वारा कुछ वर्षा संभावित होती है। कुछ वर्षा संभावित होती है। लिखो बी है कोल्ड फ्रंट एवं संबंधित मौसम। देखो शीत वाताग्र के प्रवेश से ही कपासी वर्षक मेघ के दर्शन, कपासी वर्षक मेघ के दर्शन एवं कपासी वर्षक मेघ के दर्शन एवं कपासी वर्षक मेघ के दर्शन एवं गर्जन चमक के साथ घनघोर वर्षा प्राप्त होती है। निम्न दाब
उच्च तापमान की दशाएं प्राप्त होती है। हालांकि दाब गर्म वायु राशि की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। दाब थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि शीत वातागर में तापमान घटता है। शीत वातागर में तापमान घटता है। अब लिखो नंबर सी, तीसरा, कोल्ड एयर मास एंड एसोसिएटेड वेदर। कोल्ड एयर मास एंड एसोसिएटेड वेदर। कोल्ड एयर मास एंड एसोसिएटेड वेदर। तो आपको लिखना है तापमान में पुनः ह्रास, दाब में पुनः वृद्धि, शुष्क मौसम, उच्च बादलों के निदर्शन। शुष्क मौसम, उच्च बादलों के निदर्शन जैसे पक्षाव मेघों की श्रृंखला दिखती है। पक्षाव मेघों की श्रृंखला दिखती है। तो ये है कोल्ड एयर मास। लिख सकते हो इसमें कि कोल्ड एयर मास में भी, इस वायु राशि में भी संभव है कि कुछ ऐसी बादल प्राप्त हों, ऐसी बादल प्राप्त हों जो कुछ बूंदाबांदी उत्पन्न करते हैं। अन्यथा मौसम स्वच्छ, शीतलहर, मौसम स्वच्छ, शीतलहर,
हम चलते हैं ग्रीष्म वाताग्र जनन में, जो हमारा दूसरा स्टेज चल रहा है उसमें हम लोग चलते हैं उष्ण वाताग्र या गर्म वाताग्र। पहले इसको समझते हैं, गर्म वाताग्र को समझते हैं। मान लो ये पछुआ है और पछुआ इसमें सक्रिय ज़्यादा होगी और गर्म वायु राशि पछुआ के पास है, गर्म वायु राशि है। गर्म वायु राशि तो ऊपर की तरफ तेजी से भागेगी ना, और जो ठंडी वायु राशि है वो इस तरह से नीचे की तरफ सिंक करती है, इस तरह से सिंक करती है। और गर्म वायु ऊपर की ओर जब भागेगी तो जो वाताग्र का स्वरूप होगा ऐसा तिर्यक बनेगा। ये तुम्हारा है क्षोभ सीमा। तो वाताग्र की दिशा इधर होगी, पछुआ सक्रिय है, और ये हमारा है वाताग्र। ये हमारा वाताग्र इस तरह से बनेगा, इधर से ध्रुवीय पूर्वा, ये है कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास है। वही से इधर 90 डिग्री लिख दो, इधर 45 डिग्री लिख दो। तो अब जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है, ये गर्म वायु ऊपर उठने के बाद यहाँ पर देखो ये तिर्यक हो जाएगा, ढाल इसका मंद होगा, ढाल मंद है और सब तिर्यक है, पूरा तिर्यक है। ये उत्तल ना होकर के तिर्यक ढाल का हो गया, तीव्र ढाल ना होकर के मंद ढाल का हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है। और तीसरा क्या होगा कि जब वायु इस तरह से ऊपर फैलेगी तो ये देखो 36 बादल बनने की ज़्यादा संभावना है, ऐसे 36 बादल बन जाएगा। और ये जो 36 बादल होते हैं यही बादल कहलाते हैं निम्बो स्ट्रैटस। ये 36 बादल को आप देखो, थोड़ा डिफरेंट कलर भी हल्का यूज करते हैं। ये 36 बादल हैं, यही निम्बो स्ट्रैटस बादल। और ऊपर में जो बादलों का अनुक्रम होगा वैसे ही होगा, L2 स्ट्रैटस, L2 क्यूमुलस, सीरो स्ट्रैटस, सीरो क्यूमुलस, सीरस, इस तरह से बादल का अनुक्रम बनेगा। और ये देखो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये बादल वर्षा करती है। इस उसका वर्षा का क्षेत्र भी देखोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है फ्रंटल रेन का। और किसी भी प्लेस पे अब ये जाएगी तो ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, और ये ए वेदर कंडीशन ए, ये वेदर कंडीशन बी और वेदर कंडीशन सी। गर्म वायु में उसी तरह से हो सकता है कि क्यूमुलस बादल हो, CU क्यूमुलस बादल हो, और कोल्ड में हो सकता है कि वही तुम्हारा SC बादल हो। अब ये इधर पछुआ एक्टिव है तो पछुआ इसको फोर्स कर रही है, हमारा ऑब्जर्वर इधर रहेगा, ध्रुवों की ओर फोर्स कर रही है। तो पहले कोल्ड एयर मास का वेदर आएगा, फिर फ्रंटल वेदर आएगा गर्म वाताग्र का। यहीं पे है तुम्हारा गर्म वाताग्र, इसको बनाइए। और ये गर्म वाताग्र से ऊपर इस तरह से वायु उठ रही है। अब आप लिखो, देखो गर्म वाताग्र का निर्माण, गर्म वाताग्र का निर्माण तभी संभव है, तभी संभव है जब गर्म वायु राशि अधिक सक्रिय हो।
जब गर्म वायु राशि अधिक सक्रिय हो तथा ठंडी वायु के ऊपर आरोहित होकर अपना विस्तार करती है, जबकि ठंडी वायु धरातल पर निष्क्रिय परंतु गर्म वायु राशि के नीचे प्रवेश करती है, इस प्रकार के वाताग्र के ढाल मंद एवं तिर्यक होते हैं, तथा वर्षक स्तरीय मेघ अर्थात क्षैतिज मेघ का निर्माण होता है। वर्षक स्तरीय मेघ अर्थात क्षैतिज मेघ का निर्माण होता है। जो दीर्घकालिक वर्षा, बृहत क्षेत्रफलीय वर्षा उत्पन्न करती है, तथा गर्म वायु के निरंतर उत्थान से गर्म वायु के निरंतर उत्थान से क्रमशः मध्य बादल एवं पक्षाघ मेघों की श्रृंखला बनती है। पक्षाघ मेघों की श्रृंखला बनती है।
लिखो संबंधित, एक लाइन और लिखो, लिखो गर्म वाताग्र भी दो प्रकार के होते हैं, एनाटाइप, कैटाटाइप। जैसे कोल्ड वाताग्र था, गर्म वाताग्र भी दो प्रकार के होते हैं, एनाटाइप और कैटाटाइप। एनाटाइप में वही लिखना है आपको कि दोनों वायु राशियों के मध्य का तापांतर अधिक होता है, तो गर्म वायु इतनी अधिक सक्रिय होती है, इतनी अधिक गतिक ऊर्जा से युक्त होती है कि ठंडी वायु को भी अपने साथ ऊपर ड्रैग कर लेती है। ठंडी वायु को अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे, देखो मान लो ठंडी वायु जो नीचे आ रही थी ना, ये भी ऊपर की तरफ ड्रैग्ड हो जा रही है। जो ठंडी वायु नीचे आ रही है, ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है। जो वायु नीचे है, ये सब ऊपर मुड़ जा रही है। तब ये अपने आप ही हो जाता है एनाटाइप। तो ये ऑलरेडी हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये एनाटाइप का ही उदाहरण है। सिर्फ वाताग्र के पास ठंडी वायु को भी ऊपर जाते हुए दिखा दो। ओके, तो ये था एनाटाइप। अब लिखो एनाटाइप या गर्म वाताग्र से संबंधित मौसम। तो संबंधित मौसम में भी बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। सबसे पहला तो क्या आएगा, ए, तो आप लिखिए कोल्ड एयर मास एंड रिलेटेड वेदर, शीत वायु राशि एवं संबंधित मौसम। अब शीत वायु राशि है, तो शीत वायु राशि में कौन सा बादल दिखता है, यहाँ देखो, ये देखो क्या दिख रहा है सब सिटी के ऊपर। मान लो यहाँ ये सिटी का, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे ऊपर से निकल रहा है ये पूरा सिस्टम, तो पहले क्या दिखेगा, पक्षाभ में। तो आप लिखो कि ठंडी वायु राशि में सर्वप्रथम पक्षाभ मेघों की श्रृंखला मिलती है। आसमान स्वच्छ और तापमान में कमी, दाब में वृद्धि, पवन दिशा पूर्वा, शीत लहर, एससी बादल के द्वारा कुछ बूंदाबांदी की संभावना। वही तब जब ये ठंडी वायु राशि समुद्री सतह से कहीं से या लेक से कहीं से निकल जाए तब। तो जो हमने आपको शीत वाताग्र में लिखाया था वही है, बस उसका रिवर्सल कर देना है। पहले इसमें कोल्ड एयर मास आएगा, उसमें पहले वार्म एयर मास आया था। अब लिखो ये व्हाट, बी, हमारा बी यहाँ है। बी से संबंधित मौसम यानी गर्म वाताग्र से संबंधित मौसम, आपको लिखना है दाब में कमी, ताप में वृद्धि, पवन परिवर्तनशील। पवन की कोई दिशा नहीं होती है, मिक्सिंग हो रहा है, तो पवन परिवर्तनशील, तापमान के विलोमता की दशा, वायुमंडलीय अस्थिरता, तापमान की विलोमता की दशा, वायुमंडलीय अस्थिरता, निम्बो स्ट्रैटस बादल, वर्षक स्तरीय मेघ, वर्षक स्तरीय मेघ, दीर्घकालिक वर्षा, वृहद क्षेत्रफलीय वर्षा। ये फ्रंट अत्यंत चौरस होते हैं, चौड़ा होता है। तब लिखो, उसके बाद आएगा आपका सी, यानी गर्म वायु राशि एवं संबंधित मौसम। तो गर्म वायु राशि में जो मौसम होगा, ये मौसम बहुत ही उसी प्रकार का है जैसे पहले था। तापमान में एक ही कहानी है, तापमान में वृद्धि, दाब में कमी, पवन दिशा पछुआ। एक बार जब समझ लिया तो फिर तो बहुत लिखना आसान हो जाता है। क्यूमुलस बादल, कपासी बादल, जो कुछ वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं।
ओके, तो ये था। अब इसमें जो कैटा टाइप होगा उसमें वही लिखना है कि मंद होता है, क्षीण होता है, इस प्रकार का वाताग्र, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। कुछ विद्वान इसे एना टाइप के बाद का लेट स्टेज भी मानते हैं। समझ गए? कैटा टाइप को कुछ विद्वान मानते हैं कि एना टाइप के बाद कैटा टाइप का स्टेज आता है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म आपको शायद याद होगा। एनाबोलिज्म बिल्डिंग अप, कैटाबोलिज्म ब्रिंगिंग डाउन, वही वाला है ये। एनाबैटिक विंड, कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक में नीचे आता था, एनाबैटिक में ऊपर जाता था, ऐसे याद रखो। तो ये था हमारा। हाँ, तो इसमें कैटाबैटिक में वही एससी बादल जो हमने पहले डायग्राम बनाया है ना, वैसे ही बनेगा, इसमें अलग से कुछ नहीं है। कैटाबैटिक में आप इस तरह से ये गर्म वातावरण बनेगा, अरे गर्म वातावरण बनेगा इस तरह से। और तो यहाँ पे वही हमारा जो वार्म एयर था, कोल्ड एयर था, तो कोल्ड एयर तो नीचे आ ही रहा है सब। इसमें वार में ऊपर जाकर के नीचे आ जा रही है, वार में भी ऊपर जाके नीचे। ये था हमारा कैटा टाइप। और इसमें बादल कौन सा बना था? बादल बना था हमारा, बादल तो हमारा है कौन सा? स्ट्रेटोक्यूमुलस, जो कुछ बूंदाबांदी करेगा, इस यहाँ पे कुछ बूंदाबांदी करेगा। वार्म एयर एक्टिव है तो इधर डायरेक्शन दिखा दो। ये कैटा टाइप है। अब आपको आना है और लिखना है स्टेज 3। स्टेज 3 में आइए। स्टेज 3 में है, स्टेज 3 में है अधिविष्टता। अधिविष्टता की दशा। और इस फ्रंट को भी अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसको भी हम लोग अधिविष्ट वाताग्र भी कहते हैं। और इसका अंग्रेजी होता है ऑक्लूडेड, ऑक्लूजन, ऑक्लूडेड फ्रंट। इसमें क्या होता है पहले ये समझो। एक बुक का डायग्राम पहले आपको दिखाते हैं। बुक में दिखाता है, ये दिखाएगा कोल्ड, ये दिखाएगा कूल, और ऊपर में दिखाएगा वार्म एयर को इस तरह से बना हुआ। इसको ऑक्लूजन बुक्स में दिखाता है। अब हुआ कैसे है आपको पहले समझना है, फिर लिखवाएंगे। देखो, मान लो कि ये कोल्ड, मान लो ये वार्म एयर है, और इधर से इस भाग से कोल्ड एयर आ रहा है। कोल्ड एयर मान लो इधर से आ रहा है, तो वार्म एयर ऊपर की ओर उठ रहा है ना। पहले तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये जो भाग है ये फ्रंट बन रहा है। जहाँ से ये सब उठ रहा है यही फ्रंट है। देखो ये फ्रंट बन रहा है, ये सब डॉटेड वाला हमारा फ्रंट है, ये फ्रंटल भाग है। अब क्या होता है कि वार्म एयर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, कोल्ड है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि वार्म एयर पूरी तरह से ऊपर उठ गया और कोल्ड एयर आगे आ गया। तो ये जो कोल्ड एयर है, ये इस अक्षांश पे आने के बाद ये कोल्ड एयर हो जाता है कूल एयर। ये कोल्ड एयर है ना, ये कूल एयर हो गया इस तरह से। और जो वार्म एयर ऊपर की ओर भाग रही थी, ये कूल एयर के पीछे वाले भाग में इस तरह से वार्म एयर आकर के जो भी मॉइस्चर उसके पास है इसे निलंबित हो जाती है। और क्या होता है कि पीछे से एक और कोल्ड एयर मास चला आ रहा है ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा। तो यहाँ पे हो गया कोल्ड एयर मास, और ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे गर्म वायु ऐसे लटकती हुई प्रतीत हो रही है, निलंबित हो गई है, और ये वायु आगे की ओर बढ़ गई है। अगर यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, अभी जो बन रहा है 60 डिग्री है,
तो ये जो है ना, ये गर्म वायु, ये यहाँ पे लगभग 65 डिग्री पे ये इधर आ गई है, और ये खिसक करके यहाँ 45 डिग्री पे चली गई है। और ये तो है ही तुम्हारा 75, यहाँ पे पहले ये 60 था तो ये 75 था। अक्षांशों के आधार पर आपको देखना होगा कि किस तरह से, अब यही यही है ऑक्लूडेड फ्रंट, इसी को इस तरह से दिखाया जाता है, ये दिखाया जा रहा है ना इसी तरह से। और वारमेर में यहाँ पर बादल बनेंगे, वही इसी बादल, और कुछ बूंदाबांदी और मॉइस्चर खत्म, और फाइनली क्या हुआ, जो कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर गर्म अक्षांशों की ओर, और और गर्म वायु ठंडी अक्षांशों की ओर चली गई और मिश्रण हो गया। तो मैंने आपको लिखवाया था कि वातागर कुछ नहीं होते बल्कि गर्म और ठंडी वायु राशियों का मध्य अक्षांशों पर मिश्रण का एक क्रियाविधि है। आशा है आपको अधिविष्ट वातागर समझ में आया होगा। वो आप लिखो, डायग्राम से तो बहुत क्लियर हो जाता है। अधिविष्ट वातागर का मतलब है गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ गई, और ठंडी वायु नीचे से खिसक के छोटे गर्म अक्षांशों की ओर चल गई। तो गर्म वायु है उसके पीछे वाले भाग में जाकर के लटक जाता है, और उसके पीछे से फिर ध्रुवों से एक ठंडी वायु आ रही है। तो दो, एक कोल्ड और कूल के बीच में गर्म वायु ऊपर में फंस जाती है, फिर ऊपर में ये अपना वर्षण करके और मिश्रित हो जाएगी, तो अपने आप वातावरीय दशाओं का अंत हो जाता है। 7 से 8 दिन में वातावरीय दशाएं खत्म हो जाती हैं। तो आप इसको लिखिए, अधिविष्टता की दशा लिखो। अधिविष्टता 2 प्रकार की होती है, ए गर्म वाताग्र से संबंधित, बी शीत वाताग्र से संबंधित। गर्म वाताग्र से संबंधित, शीत वाताग्र से संबंधित। तो आपने डायग्राम बना लिया, तो आप लिखो इसमें कि अधिविष्टता की दशा में गर्म वायु, अधिविष्टता की दशा में गर्म वायु ठंडी वायु पर पूर्णतः आरोहित होते हुए, ठंडी वायु पर पूर्णतः आरोहित होते हुए गर्म वायु होते हुए लटकती गर्म वायु ट्रॉवेल का निर्माण करके, ट्रॉवेल इसी को बोलते हैं ट्रॉवेल, ये जो गड्ढा सही बन गया है ना, ये इसे बोलते हैं ट्रॉवेल। कैनेडियन लैंग्वेज में वहाँ के मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट ट्रॉवेल बोलते हैं इसको। ट्रॉवेल या वेज, इसको अमेरिकन वेज बोलता है। तो ट्रॉवेल या वेज का निर्माण कर लटकती हुई प्रतीत होती है। ट्रॉवेल या वेज का निर्माण कर लटकती हुई प्रतीत होती है। तथा वहाँ ठंडी वायु से मिश्रित होने के पहले, ठंडी वायु से मिश्रित होने के पहले
स्तरीय कपासी मेघ का निर्माण, स्तरीय कपासी मेघ का निर्माण एवं सघन वर्षा उत्पन्न करती है। सघन वर्षा उत्पन्न करती है। अब लिखो स्टेज 4। स्टेज 4 लिखो। स्टेज 4 में ठंडी एवं गर्म वायु राशि का मिश्रण ठंडी एवं गर्म वायु राशि का मिश्रण पूर्णतः खत्म हो जाता है। पूर्णतः खत्म हो जाता है तथा अक्षांशीय उष्मा एवं आर्द्रता का विनिमय अक्षांशीय उष्मा एवं ऊर्जा का विनिमय संपन्न होता है। संपन्न होता है तथा विनिमय संपन्न होता है तथा इस प्रकार अक्षांशीय उष्मा संतुलन कायम है। अक्षांशीय उष्मा संतुलन कायम है। तो ये था हमारा वाताग्र और वाताग्र की कहानी। आशा है आपको समझ में आया होगा। और क्या, कल मिलते हैं 9 बजे। आज थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि क्या करें, इंसान ही है, कुछ कुछ होते रहता है। हालांकि बहुत जल्दी ये स्टूडेंट नाराज़ हो जाता है, तुम लोग मत होना। इस पे ज़्यादा ध्यान दो कि तुमने क्या पढ़ा, क्या लिखा, उसका एक्यूरेसी क्या है,
वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। और हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में याद दिलाना मुझे 10 ईयर्स क्वेश्चन को भी लेकर के एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, आराम से बैठ करके डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में आप लोगों को बहुत लाभ होगा। ओके, चलो बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।